इस वीडियो में आप मई 2026 की प्रमुख घटनाओं या खबरों के बारे में जानने वाले हैं। दृष्टि आईएएस की एक मंथली मैगजीन आती है हर महीने, ये आप सबको पता है, जिसमें प्रमुख खबरों को कवर किया जाता है। उन्हीं मैगजीन में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक सरसरी नजर में सबको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर परीक्षा की दृष्टि से क्या कुछ महत्वपूर्ण है। और आपके लिए फायदेमंद बात यह है कि इस सेशन के साथ ही आप अगर अपने पास यह मैगजीन अपने पास रखेंगे, जैसे कि मई का जो करंट अफेयर है वो जुलाई 2026 की इस मैगजीन में मौजूद है बाजार में, इससे आपके लिए एक बना बनाया नोट्स तैयार रहेगा, बस आपको उसको देख लेना है। चलिए एक बार में हम सब कुछ देख लेते हैं, क्या कुछ प्रमुख खबरें इस मैगजीन की हैं जो आपको जान लेना चाहिए और उसके बारे में विस्तार से जानना है तो मैगजीन तो है ही। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि द न्यू सेशन सेल का आज आखिरी दिन है। 13 जून तक यह सेल थी, जिसमें कि दृष्टि आईएएस के जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो दृष्टि लर्निंग ऐप पे हैं, सब आपको 50% तक की कम कीमत पे मिल रहे थे, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो या जुडिशरी के लिए हो। तो इस ऑफर के लाभ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कूपन कोड कैपिटल में दृष्टि अप्लाई करना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप सीधे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे आज की पहले न्यूज पर, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा को लेकर के। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड क्या था कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का। लेकिन यहां पे सवाल यह है, क्या सच में वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे? क्योंकि अगर आप देखें तो उनसे भी ज्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। फिर उनका रिकॉर्ड किस मामले में यह उजागर हुआ? तो यह इस तरह से हुआ कि जो आम चुनाव हुए थे, आम चुनावों के आधार पर जब कोई प्रधानमंत्री बना, उसके आधार पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा। नहीं तो अभी भी एक महा रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। लेकिन बात ये होती कि 15 साल या इतने लंबे सालों तक लोग जब प्रधानमंत्री हैं, तो ये हुआ कि उनकी क्या सीमा नहीं होनी चाहिए कार्यकाल की? ये बहुत लंबे समय से चर्चा में था। जैसे कि आप सोचिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका कोई सीनियर है, वो किसी ऐसे पद पर है जिस पद पे वो लंबे समय से है, और आपको लगता है कि उन्हें या तो आगे बढ़ना चाहिए या आपको भी तो मौका मिलना चाहिए या किसी और योग्य व्यक्ति को भी तो मौका मिलना चाहिए। अब इसी बात पे चर्चा हुई। तो यहां पर देखिए, संवैधानिक कार्यकाल की कोई सीमा तो है नहीं। अगर आप अमेरिका में देखें तो यह है कि भाई ट्रंप हैं तो राष्ट्रपति हैं तो 2 टर्म तक वो रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते, तो अधिकतम 2 टर्म है उनके पास। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के पास ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए जो स्थिति है, अनुच्छेद 75 है, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति नियुक्ति होती है। निर्वाचन तो लोकसभा सदस्य के लिए हुआ और उसके बाद फिर जो प्रमुख नेता रहे उनको पीएम बनाया गया। तो यहां भी पद तब तक है जब तक कि लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। आमतौर पर तो ये होता है कि 5 साल के लिए चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं जहां पे दक्षिण कोरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, वहां पे टर्म लिमिट है, एक सीमा है। लेकिन भारत में नहीं है। भारत में यह है कि देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जनता की जो पसंद है उसको हम सीमित कर रहे हैं, नीतियों की निरंतरता को हम रोक रहे हैं। अगर जनता पसंद कर ही रही किसी व्यक्ति को, वह लोकप्रिय हैं, तो उन्हें क्यों ना बनाया जाए, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर मैंने आपसे जो कहा कि वो तर्क भी है कि लोकप्रिय नेता को पुनः चुनने का अधिकार जो है वो प्रभावित होगा अगर हम इस सीमा को बना देते, कोई एक सीमा तय कर देते हैं, 2 टर्म, 3 टर्म या कोई खास वर्ष। दीर्घकालिक नीतियों में चुनौती होगी। तो यहाँ पे आगे की राह कूलिंग ऑफ पीरियड पर भी हाल फिलहाल में कुछ समय से दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। भारत में भी ये सुगबुगाहट सुनने को मिली कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, यानी कि एक सीमा तो होनी चाहिए। खैर, अभी ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, लेकिन ये खबर चर्चा में है, तो प्रधानमंत्री के पद से संबंधित, उनसे संबंधित प्रमुख प्रावधान आपको पता होने चाहिए। फिर अगली है खबर, पदोन्नति हेतु विचार का मौलिक अधिकार। देखिए, क्या पदोन्नति मौलिक अधिकार है? तो ऐसा नहीं है। पदोन्नति मौलिक अधिकार नहीं है। पदोन्नति के लिए विचार मौलिक अधिकार है। और ये आपके लिए नाम पर अगर विचार ही ना हो तो आपके मौलिक अधिकार का दरअसल एक हनन है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो कुलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले में यह निर्णय लिया, पदोन्नति स्वयं मौलिक अधिकार तो नहीं है, पर इस पर विचार करना चाहिए। अब अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार, और 16(1) जो है समान अवसर के आधार पर जो अधिकार की बात है, उस पे यह बात सीधी सीधी बात है कि होना चाहिए विचार। तो विचार कौन करेगी? जैसे कि आप जहां भी है, जिस भी कार्यालय में है, वहां पे जो जैसे कि बात होती है ना कि डिपार्टमेंटल जो है प्रमोशनल कमेटी है,
वो विचार करे तो उसके सामने नाम जाए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई ऑफिस, सरकारी ऑफिस ऐसे हैं जिसमें कमेटी ही देर से बैठक होती है, लंबे लंबे समय तक बैठक ही नहीं होती है, तो फिर चर्चा कैसे होगी, ये समस्या है। तो प्रशासनिक निष्पक्षता और कर्मचारी जो मनोबल है वो कमजोर होता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो 1999 में अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना था। लेकिन वही बात है कि अभी जो है अंतिम रूप से हम इसको समझेंगे कि आखिर यह जो पदोन्नति हेतु विचार का जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार क्या सच में उतना लागू हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा होता। अगर हो पा रहा होता तो ये मामला शायद कोर्ट में जाता ही नहीं, यही बात थी। तो यहाँ पे जो डीपीसी है, जो कमेटी है प्रमोशन से संबंधित डिपार्टमेंट की, उसकी बैठक में देरी है। नियमों की व्याख्या, गलत व्याख्या से भी कर्मचारी पीड़ित होते हैं, और जो सेवा रिकॉर्ड होता है वो भी इतना अच्छे से नहीं तैयार होता है, वो भी एक चुनौती रहती है। तो डिजिटल सेवा रिकॉर्ड हम लागू कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो सेवा है, कार्यकाल है, किस प्रकार का है, उसका एक पूरा डिजिटल डेटा हो और स्वतंत्र एक शिकायत निवारण प्रणाली हो। जैसे कि अगर कोई बैठक किसी का नाम ही नहीं दिया जा रहा है, किसी के नाम पर मंत्रणा ही नहीं हो रही है कमेटी में, तो वो अपनी बात कहाँ रखेगा, वो मौका भी मिलना चाहिए। तो देखिए, सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर के सिद्धांत का मजबूती प्रदान करने के लिए ये एक राइट महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट दर्जा और सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट दर्जा और धर्म परिवर्तन। देखिए, अभी ये मामला पिछले महीने बड़े चर्चा में रहा। मई के महीने में हुआ ये कि कोई व्यक्ति है, अब वो हिंदू धर्म में है और मान लीजिए वह ईसाई बन जाता है, तो उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा समाप्त हो गया। अब शेड्यूल कास्ट का दर्जा अगर उसका समाप्त हो गया तो उसको जो लाभ मिल रहे थे, उसको जो सुविधाएं मिल रही थी, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यह कुछ धर्म से कुछ धर्म के लिए ही है। मसलन इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म तक सीमित है तो जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो बना रहेगा। लेकिन अगर कोई ईसाई या मुस्लिम बनता है तो उस पर शेड्यूल कास्ट का दर्जा समाप्त हो जाएगा। तो ये हुआ कि अगर आप हिंदू से सिख बन जाते हैं या बौद्ध बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईसाई और मुस्लिम बनते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो जो एसटी दर्जा है, क्या वो समाप्त होगा? तो एसटी दर्जा धर्म परिवर्तन से स्वतः समाप्त नहीं होगा, लेकिन एससी दर्जा, शेड्यूल कास्ट का दर्जा मुस्लिम या ईसाई बनने पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन तीन धर्मों में आपस में चेंज होता है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कालेलकर मंडल और रंगनाथ मिश्रा और केजी बालकृष्णन, ये कुछ प्रमुख आयोग हैं इससे संबंधित जिसमें चर्चा की गई है, जिसमें कि एक हमें केजी बालकृष्णन आयोग के बारे में जान लेना चाहिए, जिसमें ये बात कही गई कि देखिए, अचानक से कोई ईसाई बन गया तो इसका मतलब कि उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं हो गया। उसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए कि किसी गांव में कोई व्यक्ति है, शेड्यूल कास्ट है, हिंदू धर्म में है, लेकिन वह ईसाई बन गया तो उसके प्रति निगाह अभी भी नहीं बदली। तो उस पर यह कहा गया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक भेदभाव जारी रहता है। फिर समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न उठता है। फिर आरक्षण पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। अब यह है कि आरक्षण क्योंकि बना रहेगा अगर आप एससी दर्जा नहीं हटाएंगे तो। ऐतिहासिक अस्पृश्यता और पहचान की जटिल समस्या देखिए बनी रहेगी, सिर्फ धर्म परिवर्तन से सब नहीं बदल जाएगा। तो केजी बालकृष्णन आयोग की सिफारिशों की मैंने बात की कि वो एक सिफारिश है, उस पर मंत्रणा की जा सकती है और व्यापक सामाजिक सर्वेक्षण इस पे कराना आवश्यक है। क्या कितना बदलाव आया, क्या कितना फर्क पड़ा परिवर्तन के बाद। और इसके अलावा जो SC/ST एक्ट है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि SC/ST एक्ट का भी सही तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। तो सीधी सी बात है, कोई एससी कैटेगरी में नहीं रहेगा, ईसाई या मुस्लिम धर्म में गया, तो क्या SC/ST एक्ट का फायदा उसको मिलेगा? सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा। चलिए, अब उसके बाद पंजाब राजस्थान जल विवाद, ये खबर भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जल के बंटवारे की खबरें तो आप खबरों में सुनते हैं, पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, पानी की सप्लाई जब मुश्किल होती है, या आपने वीडियो देखा होगा टैंकर में पानी आ रहा है, लोग भिड़ते हैं, क्योंकि पानी जो है, जल जीवन है और उस जीवन के लिए संघर्ष हर कोई करना चाहता है और अपने आप को प्रायोरिटी में रखना चाहता है। अब उसी तरह से दो राज्य हैं जो उस पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किस पानी के लिए? पानी है सतलुज, व्यास और रावी जल बंटवारे पर। अब 1.44 लाख करोड़ रुपए मुआवजे की मांग जो है पंजाब ने राजस्थान से कर दी है, सतलुज, व्यास और रावी जल के बंटवारे के विवाद पर। अब ये मुआवजा क्यों मांग रहे हैं? देखिए,
एक जो है 1920 में बीकानेर रियासत और पंजाब के बीच एक समझौता हुआ था इन्हीं नदियों से के जल से संबंधित। अब उसमें है कि देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य पानी जा रहा है, तो पानी का इस्तेमाल तो राज्य करेगा ही, बहुत सारा इस्तेमाल करेगा तो बहुत सारा पानी उस राज्य में ही इस्तेमाल हो गया, आगे गया ही नहीं। तो ये हुआ था कि एक सीमित मात्रा में पंजाब को मिलेगा और पंजाब से जा रहा तो राजस्थान को भी मिलेगा। सिंधु जल संधि 1960 में ये हुई आजाद भारत में भारत पाक जल वितरण को लेकर के, ये अलग है। अब 1981 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ पंजाब हरियाणा और राजस्थान को लेकर के। अब उसके बाद एक खास अमाउंट में राजस्थान को जल आवंटन की बात तय हो गई थी, लेकिन एक रिपेरियन प्रिंसिपल की बात आती है, नदी तट सिद्धांत की बात आती है, जिसका हवाला भी पंजाब ने दिया है। पंजाब ने कहा कि नदियों से पानी वैसे भी उतना ज्यादा मात्रा में नहीं आ रहा है, हमें तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे राजस्थान कहता है कि आप पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास तो आएगा नहीं, हम कैसे करेंगे। तो पंजाब ने कहा देखिए हमें तो जरूरत है। और एक नदी तट का सिद्धांत ये कहता है कि जिसके पास अगर किसी राज्य से नदी का उद्गम होता है या किसी राज्य से पहले नदी गुजरती है तो पहला हक उसका होता है। तो उसने कहा देखिए हम तो अपने हक के लिए हम बात कह रहे हैं और वो अगर हम अपना हक छोड़ रहे हैं तो हमें मुआवजा दीजिए। तो इस वजह से 1.44 लाख करोड़ रुपए की मुआवजे की बात पंजाब जो है राजस्थान से कर रहा है। तो अनुच्छेद 262 याद रखिएगा, अंतरराज्यीय जल विवाद का प्रावधान। तो अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवाद का प्रावधान का मतलब क्या है कि संसद राज्यों के बीच का जो जल विवाद है उसको लेकर के सुलझाने के लिए कानून बना सकती है, संसद के पास अधिकार है। अब पंजाब राजस्थान जल विवाद में इसमें मुख्य बात यह थी कि भूजल का तेजी से दोहन हो रहा है, जल संकट गहरा रहा है, अंतरराज्यीय दबाव दोनों तरफ बनता जा रहा है, जल बंटवारे को लेकर के समझौतों को अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं और उसके साथ ही जैसे हमने कहा नदी तट सिद्धांत वो याद रखिएगा। अब इसमें एक नदी घाटी आधारित प्रबंधन होना चाहिए, एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक, यानी कि कितना पानी का इस्तेमाल हुआ, क्या सीमा है, क्या स्थिति है, वो आंकड़े डिजिटल तरीके से एआई के तरीके से। और एक सहकारी संघवाद शब्द आपने सुना होगा जिसका मतलब क्या है, केंद्र राज्य संबंधों की भूमिका, राज्यों के बीच की भूमिका, आपस में मामले को सुलझाने वाली हो, संवाद करने वाली हो, समझौते तक लेके जाने वाली हो, वो आवश्यक है। अगला है प्रॉग रूल्स 2026 ऑनलाइन गेमिंग विनियमन। आपने इस तरह की खबरें बहुत सुनी होंगी कि कोई बच्चा था, माँ बाप रात को सो गए, उस बच्चे ने गेम खेलते खेलते उसमें कुछ चीजें उसको बाय करनी थी कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, उसने अब पिताजी के अकाउंट से पैसे उस पे लगा दिए। अब इसी बात पे सवाल उठ रहे थे कि इस तरह से तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए, कोई छोटा बच्चा भी ये काम कर रहा है। तो इसी से संबंधित एक ऑनलाइन गेमिंग विनियमन यानी कि एक नियम सरकार लेकर आई और यहाँ प्रॉग रूल 2026 से अधिसूचित किया गया। तो OGAI के गठन की बात की गई, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस नियामक संस्था के गठन की बात कही गई। ये नियामक करेगी, रेगुलेट करेगी और इसके बाद दो हिस्सों में सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बदलने की बात कही गई, पहचानने की बात की गई कि एक ई स्पोर्ट्स होगा और एक मनी गेमिंग। जैसे कि पैसा लगाने वाले जो खेल हैं वो अलग हो जाएं, जिसमें पैसे की समस्या नहीं है वो ई स्पोर्ट्स वो अलग हो जाएं। और आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन अनिवार्य है, यानी कि कोई छोटा बच्चा टीन एज में है तो लापरवाही कर रहा है, उसको समझ नहीं है, वो पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, उस ऐप में लगाना चाहता है अपने खेल को और मजबूत करने के लिए, तो एज वेरिफिकेशन होगा और उसमें मिनिमम आयु उसको अगर उसकी नहीं है तो नहीं हो पाएगा वेरीफाइड, सीधी सी बात है। तो पेरेंटल कंट्रोल एवं शिकायत निवारण की भी व्यवस्था की जाएगी। उद्देश्य क्या है, बच्चों की सुरक्षा व वित्तीय धोखाधड़ी रोकना। तो एक तरफ बच्चे भी मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और वित्तीय समस्या हो जाती है। इसी से निपटने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नियामक संस्था अस्तित्व में आएगी और इससे संबंधित एक रूल अस्तित्व में तो आ ही गया है। अब उसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जो चुनौतियां हैं वो है एक VPN की चुनौती, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, इस बात को समझिए। देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किस देश में है, जैसे कुछ लोगों को मूवी डाउनलोड करनी है इलीगल वेबसाइट से, अब उसकी पहचान उसको छुपानी है तो क्या किया उसने, VPN से अपना लोकेशन डाल दिया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कि वो ऑस्ट्रेलिया में है जबकि वो बैठा भारत में है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से उसकी पहचान, उसकी लोकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो VPN के माध्यम से अवेलेबल है। विदेशी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण इस वजह से एक तो कठिन मुश्किल हो जाता है, एक तो विदेशी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण वैसे भी मुश्किल है और दूसरा कोई देश में रह के भी विदेशी बन गया तो फिर वही समस्या है।
फिर गेमिंग एडिक्शन भी एक समस्या है, खासकर युवाओं और बच्चों में। और एक है ऑफशोर सर्वर से डेटा सुरक्षा खतरा। अब इस तरह के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, जैसे या तो वीपीएन का यूज कर रहे हैं या तो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर से हैं। अब वहां पे ऑफशोर का खतरा, ऑफशोर नेट सर्वर का मतलब क्या है कि आपका जो निजी डेटा है वो देश के बाहर जा रहा है, देश के बाहर के सर्वर में है। वो आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए डेटा की प्राइवेसी के संदर्भ में चिंता का मामला हो जाता है। तो यहाँ पे एआई आधारित तकनीकी निगरानी तंत्र आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग फ्रेमवर्क एक लागू करने की आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता की आवश्यकता है और एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर, जिससे हम अपने डेटा को सुरक्षित कर पाए, अपने देश के नागरिकों के डेटा को। फिर शहरों में मताधिकार संकट आ गया है। आपको पता है कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, देश में लगातार कई लंबे समय से चल रहा है। क्या है SIR? यानी कि मतदाता जो है सूची है उसका गहन पुनरीक्षण, यानी कि उसको अच्छे से जांचा जा रहा है, डॉक्यूमेंट को परखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफाइड किए जा रहे हैं और मतदाता सूची को एकदम बढ़िया से अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे हो पा रहा है? हो पा रहा है क्योंकि इसको संविधान की तरफ से और कानून की तरफ से चुनाव आयोग को अधिकार मिले हैं। तो देखिए, आर्टिकल 324 एक चुनाव वोटर लिस्ट से संबंधित अधिकार देता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम देखें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950, वो ये SIR के लिए अधिकार देता है। तो अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। जैसे कोई मजदूर है, एक राज्य से दूसरे राज्य गया है, नहीं है उसके पास डेटा, या उस राज्य में है नहीं जहाँ पे उसकी मतदाता सूची है, उस राज्य में नहीं, वो दूसरे राज्य में है। तो इस तरह की चिंताओं की वजह से बहुत सारे, जैसे पटना में 16.5 लाख नाम हट गए, गाजियाबाद में 36.67% लोगों का विलोपन हो गया और 30.88% विलोपन लखनऊ में हो गए, मुंबई में लगभग 14 लाख नाम हट गए। सर्वाधिक जो प्रभावित हुए हैं प्रवासी मजदूर, क्योंकि अपना डेटा जो है उनके पास नहीं है, या जहाँ पे पुनरीक्षण हो रहा था, जहां उनकी सूची में नाम था वो जगह थे नहीं, वो तो कहीं और थे, या जो झुग्गी झोपड़ी में है उनके साथ समस्या हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद असंगठित श्रमिक के से संबंधित है। ये सब डॉक्यूमेंट की समस्या ज्यादातर इनके साथ हो रही है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 326 याद रखिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार, मत का अधिकार। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि जब तक किसी कानून की वजह से किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया गया है वोट डालने के लिए, तब तक हर कोई वोट डाल सकता है जो कि वयस्क है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे देश में अधिकार है। ठीक है। और अब आते हैं हम इससे संबंधित कुछ चुनौतियों में। तो यहाँ पे जो कमजोर वर्ग है हम देख रहे हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दस्तावेजीकरण की कठिनाई देखने को मिली है, स्पेशली प्रवासी मजदूरों में। और लोकतांत्रिक भागीदारी में गंभीर कमी हम देख सकते हैं कि देखने को मिल सकती है, और चुनावी समानता के सिद्धांत पर यह प्रश्न उठाता है। अब यहाँ पे एक अंतिम बात कि मताधिकार की सुरक्षा लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर अगली है बात डिजिटल पायरेसी की। अब डिजिटल पायरेसी का मतलब क्या है कि एक फिल्म का उदाहरण हम लें। फिल्म जो है जननायक रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो गई, तो डिजिटल पायरेसी इसको कहा गया, जो ऑनलाइन लीक हो गई। अब ये किसी प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया, किसी खास ऐप पर लोगों को उपलब्ध करा दिया गया, वहां से लिंक दे दी गई, अलग अलग तरीके से। तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन है। ये तो किसी की कॉपीराइट है ना, किसी ने बनाया, ये उसके अधिकार है, उस पर आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया, तो मूल कानूनी आधार ये बनता है। फिर IT एक्ट 2000, डिजिटल अपराध आपने किया है, आपने ऑनलाइन उसको किसी जगह उपलब्ध करा दिया, तो ये IT एक्ट 2000 लगेगा। फिर उसके सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 लगेगा, जिसमें सख्त प्रावधान है। और डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ये तोड़ने पर भी आपराधिक कार्यवाही होगी न्यायिक उपाय को लेकर, जॉन डू ऑर्डर्स। अब ये क्या है जॉन डू ऑर्डर्स? जॉन डू ऑर्डर्स का मतलब ये है कि तत्काल जो भी पायरेसी हुई है, उसको लीक किया गया है, उसको तत्काल जल्दी से जल्दी प्रभाव से रोकना और हर जगह से हटाने की बात। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीजें हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब डिजिटल पायरेसी की बात करें तो VPN यहाँ पे भी आ जाता है, क्योंकि पायरेटेड जो साइट्स हैं जहाँ पे
मूवी अवेलेबल है या प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनके लोकेशन का पता ना चले कि किस जगह पे ये पायरेसी करके अपलोड किया जा रहा है। ऑफशोर सर्वर की बात फिर वही है कि यहाँ पे भारतीय कानून की पहुंच से दूर हो जाएगा, क्योंकि भारत से बाहर का सर्वर है, वहां पे डेटा है, तो वहां पे थोड़ी मुश्किल होगी। फिर उसके बाद जो कानूनी प्रवर्तन है वो फास्ट ट्रैक अनुपस्थिति है, यानी कि बहुत तेजी से प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं कि हम बहुत तेज, जैसे मूवी लीक भी हुई तो जल्द से जल्द उसको रोका जाए, लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, तो वो हमें और फास्ट करना होगा। तो ब्लॉकचेन बेस्ड कंटेंट ट्रैकिंग सिस्टम अपनाना होगा। अब ये ब्लॉकचेन बेस्ड कंटेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या है कि आपने किसी फिल्म के, जैसे आप पायरेसी कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कोई फिल्म जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे आई तो उसकी एक पहचान बन गई। अब उस पहचान से उसका सोर्स का पता चल जाएगा, उस सोर्स का पता इस ब्लॉकचेन बेस्ड कंटेंट ट्रैकिंग सिस्टम से हम कर पाएंगे। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर आईपी केसेस, इस तरह के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द समस्या का समाधान यानी कि कुछ लीगल एक्शन करवाने में मदद करे। और जागरूकता अभियान चाहिए पे टू वॉच कल्चर की, यानी किसी ने मेहनत की है, पैसे लगाए हैं, खर्च किए हैं, तो एक उसका हक बनता है कि वो अपनी बिजनेस भी करे, तो वो जागरूकता चाहिए कि पैसे पेमेंट हो, लोग देखें। परसीमन और महिला आरक्षण का भी मुद्दा भी चर्चा में रहा। 131वां संविधान संशोधन बिल आया, लेकिन वो अधिनियम नहीं बन पाया, यानी कि कानून नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उस बिल को पास करने के लिए जो प्रक्रिया चाहिए थी वो बहुत कठिन थी और वो हो नहीं पाई। आपको पता है कुछ साल पहले 2023 के दौरान एक महिला आरक्षण को लेकर के बिल पास हुआ। क्या था वह? महिला आरक्षण का जो बिल था वो किस लिए था? वो था कि लोकसभा में या विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिल सके सीटों को लेकर के। लेकिन वो तो हो गया था, लेकिन उसमें कुछ बातें कही गई थी कि 2000 जो भी अगली जनगणना होगी उसके बाद में, जो भी जनगणना के बाद परिसीमन होगा उसके बाद फिर वो आरक्षण लागू होगा। तो ये देखा गया कि उसको लागू करने में तो समय लग जाएगा, 2029 के बाद वाले चुनाव में लागू होगा आरक्षण, 15 साल के लिए होना था। लेकिन फिर उसके बाद एक नया संशोधन लाया गया जिसमें कि मुख्य ये था कि इसको जल्दी से कहा गया कि हम लागू करवाना चाहते हैं 33% महिला आरक्षण को, और इसके लिए सीटें भी बढ़ाने की बात कही गई कि प्रस्ताव दिया गया कि 550 से 850 हम सीटें कर देंगे। तो और साथ में जो महिला आरक्षण है वो उसको उपवर्गीय उप आरक्षण के लिए, जैसे कि एससी और एसटी जो कैटेगरी का आरक्षण है वहां पर भी उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण मिले, वो व्यवस्था भी की गई। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा प्रस्ताव में नहीं था, तो इस पर काफी मांग हो रही थी, इस पर काफी विरोध हुआ। और अनुच्छेद 82 और 170 पर सीमन जो है, एक तो केंद्र के स्तर पर यानी कि और दूसरा राज्य के स्तर पर जो परिसीमन का संवैधानिक अधिकार है वो 82 और 170 में है। और उसके बाद 84वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि सीटों में वृद्धि नहीं हुई है। यह जो है 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था और कहा गया था कि 2026 तक सीट में वृद्धि नहीं होगी लोकसभा की सीटों में, तो 26 तो आ गया, तो ये था कि अब हो सकती है, तो वही एक प्रयास किया गया था लेकिन वो हो नहीं पाया। चलिए, अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ बात थी जो चुनौतियां थी, जैसे उत्तर बनाम दक्षिण का, क्योंकि सीटें बढ़ा दी गई तो दक्षिण के राज्यों को चिंता हुई कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। एक तो हमने जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया तो उसकी क्या हमें सजा मिलेगी, ये बात कहा गया। फिर जनगणना आधारित सीट वृद्धि से दक्षिण राज्यों की आपत्ति जो थी, और साथ में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का अभाव देखने को मिला, उसको भी एक बड़ा मुद्दा माना गया कि ये बिल पास नहीं हो पाया। आगे राष्ट्रीय सहमति और व्यापक इसमें संसदीय बहस की आवश्यकता है। तो किस तरह की वोटिंग की आवश्यकता थी? विशेष बहुमत चाहिए था, लेकिन कि पहले तो कुल जनसंख्या का आधे से ज्यादा तो वोट चाहिए ही, लेकिन जो मौजूद हैं और वोट देने वाले हैं उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। फिर उसके बाद राज्यों का भी चाहिए, तो हो नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके बाद जुडिशियल रिक्यूजल, ये शब्द सुनते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे जुड़ा कोई मामला है, आप ही उस पर फैसला सुनाएंगे, तो क्या आप बायस नहीं हो सकते हैं? एक डाउट तो रहेगा ना, कुछ वैसा ही है। देखिए, सीजेआई ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून से जुड़े मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। मामला क्या है? ऐसा है कि जो चुनाव आयुक्त है उसको नियुक्ति को लेकर के एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसने उसने कहा था कि 3 सदस्य इसमें रहेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रधानमंत्री हो जाएं, विपक्ष के नेता हो जाएं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएं, कुछ ऐसा उन्होंने सजेशन दिया। उसके बाद ये हुआ कि सरकार ने कानून बना दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी वो इस तरह से होगी
कि एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दूसरे पक्ष के नेता हो जाएंगे और एक कैबिनेट का कोई मंत्री जिसको प्रधानमंत्री मुख्य रूप से देखा जाए तो चुनेंगे, यानी कि तो दो ऐसे लोग हैं जो सत्ता पक्ष से हैं और एक जो है जो विपक्ष से है। तो ऐसे में हो सकता है कि दो एक से ही वोटिंग हो जाए, तो ऐसे में शायद उतना निष्पक्ष चुनाव ना हो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, यही मामला आगे कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पे सीजेआई की भी बात हो रही है कि सीजेआई होने चाहिए थे, ये बात पहले कही गई थी, तो इस बात पे ही चर्चा है। तो रिक्यूजल की बात है कि न्यायाधीश का किसी मामले से स्वेच्छा से हटना। अब ये जो मामला है, कोई अपने मामले में न्यायाधीश नहीं रह सकता है, तो उससे जुड़ा भी हो गया। भारत में कोई स्पष्ट देखिए इसमें लिखित कानून नहीं है, परंपरा पे आधारित है। अमेरिका में जो सेक्शन 455 है वहां के कानून से संबंधित, वहां पे ये प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत में एक परंपरा है, तो ये परंपरा जो है लंबे समय से भारत में मानी जा रही है, तो उसके आधार पर ऐसा किया। अब देखें जुडिशियल रिक्यूजल में तो स्पष्ट लिखित नियम नहीं है, तो एक मनमानी की भी गुंजाइश रहती है। रिफ्यूजल से मामलों में रिक्यूजल से क्या देरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद अलग अलग न्यायाधीश में अलग अलग व्याख्याएं करते हैं इसको लेकर, रिक्यूजल को लेकर के, और पारदर्शिता इसमें है नहीं, जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है। यानी कि रिक्यूजल की एक आवश्यकता है कि उस पर शायद कानून भी होना चाहिए। तो रिक्यूजल का एक विधिक संहिताकरण देश में होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में है। कारणों का अनिवार्य लिखित प्रकटीकरण होना चाहिए, पारदर्शी केस रोस्टर सिस्टम होना चाहिए, और जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल पर विचार होना चाहिए। यानी कि एक प्रॉपर कानून हो, उसका एक बिल आए, उस पर विचार हो। अब उसके बाद अगली खबर है अजरबैजान के और भारत के संबंध। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय ऐसा माहौल बना कि अजरबैजान पाकिस्तान के तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब पाकिस्तान की तरफ जब वो खड़ा दिखाई दिया, तो भारत और अजरबैजान के संबंध तो साल दर साल ठीक चल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी एक दूरी आई। लेकिन वो दूरी ज्यादा देर तक नहीं चली। अजरबैजान की तरफ से भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया गया और रिश्तों को और मजबूत किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अजरबैजान से संबंध थोड़ा सा दूर लग रहे थे, अजरबैजान ने अब संबंध सामान्य करने की पहल की। अब क्यों ये भारत के लिए अजरबैजान जरूरी है? भारत वैकल्पिक रास्ते मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने के तैयार करने की कोशिश में है। उसी में से एक रास्ता है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पश्चिमी गलियारा। क्या है ये? देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मतलब ये है कि हम ईरान का चाबहार बंदरगाह सुना होगा, हम अपना सामान लेके वहां गए, वहां से हम पहुंचे अफगानिस्तान, आगे फिर हम जाएंगे अजरबैजान, फिर उसके बाद हम जाएंगे रूस, फिर हम जाएंगे यूरोप। यानी कि समुद्र मार्ग, फिर जल मार्ग, है ना। तो एक तरह से देखें तो ट्रक भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, जहाज भी चल रहा है, और वो हम पहुंच गए यूरोप। तो अभी हमें स्वेज नहर पार करनी पड़ती है। स्वेज नहर भी आप जानते हैं कि वो भी बीच बीच में बड़ा विवादों में रहा। हूती विद्रोही उधर साइड हमला भी कर रहे थे, रास्ते में बड़ी दिक्कत हो रही, बहुत सारी चीजें थी मतलब। तो उस वजह से ये हुआ कि वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए, सप्लाई चेन बाधित ना हो। तो यहाँ पे अब चीजें और भी हैं, जैसे कि हम देखें तो ऑयल फील्ड जो वहां पे है, वहां पे भारत की तरफ से निवेश किया गया है। और अजरबैजान पाकिस्तान तुर्की का जो त्रिकोणीय गठबंधन है, इससे हालांकि भारत को चिंता रहती है, लेकिन संबंध हमें बेहतर बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। अब देखिए अजरबैजान और उसका पड़ोसी है आर्मेनिया, इनकी भी आपस में चलती नहीं है। बीच में दरअसल एक विवाद की जड़ है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख को लेकर के ये दोनों पक्ष आमने सामने एक दूसरे से कहते हैं कि ये हमारा है। हालांकि इसमें कुछ हद तक पिछले साल सहमति बनी भी थी, लेकिन आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद लंबे समय से है। अब भारत दोनों से रिश्ते अच्छे रख रहा है, तो भारत ने उसके लिए भी एक खास तरीका अपनाया है कि दोनों से रिश्ते बनाए रखेंगे। इस मामले दोनों के आपस में भले विवाद है, आमतौर पर ये होता है ना कि आप मेरे दोस्त हो तो आप उसके दोस्त मत बनो, क्योंकि मेरी उससे नहीं पड़ती है, लेकिन भारत ने इसका रास्ता भी निकाला है। अब यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि ये रास्ता है, यहाँ से हम ईरान के जो हम चाबहार कह रहे हैं वहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है, फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, अजरबैजान का बाकू जो है वहाँ की राजधानी है, वहाँ हमारा सामान गया। फिर उसके बाद और आगे होते हुए मॉस्को गया, मॉस्को से फिर सेंट पीटर्सबर्ग गया, फिर यूरोप गया। तो ये रास्ता हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पारंपरिक रास्ते की तुलना में जो इतना घुमाऊ है उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही अजरबैजान है एक तरफ और एक तरफ आर्मेनिया है, दोनों से हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, और बीच में ये है नागोर्नो काराबाख है जिसको लेकर इनके विवाद चलता है। तो यहाँ पे ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि हम डी
हाइफनेशन पॉलिसी आर्मेनिया और अजरबैजान से अलग अलग संतुलित संबंध बना के रखें, ये बात कही गई। अब उसके बाद राजधानी अजरबैजान की बाकू है, दक्षिण काकेशस क्षेत्र आता है, पड़ोसी रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान है, कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, सोवियत संघ से 91 में अलग हुआ था, भारत की तरफ से मान्यता भी दी गई। वहां एक भारतीय विरासत है, अतेश गाह मंदिर, और काराबाख जो नागोर्नो काराबाख विवाद है उसमें भारत आर्मेनिया संबंध पर उसका भी असर देखने को मिला था। कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन हमने सुना था कि अजरबैजान की तरफ से देखने को मिला है। चीन की BRI परियोजना जो है वो एक हमारे लिए प्रतिस्पर्धी योजना है, जिसके लिए हमने क्या कहा था कि हम INSTC के जरिए मध्य एशिया तक व्यापार विस्तार कर सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छा व्यापारिक मार्ग है। तो ये सारी बातें थी। तो अब आ जाते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य के महत्व के बारे में। आपको पता है कि दुनिया का 20% जो तेल और गैस की सप्लाई है वो इस रास्ते से होती है, तेल की सप्लाई मुख्यतः। लेकिन भारत के लिए तो 80% से ज्यादा तेल सप्लाई इस जगह से हो रही थी। भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। तो भारत के लिए तो चुनौतीपूर्ण हुआ, इस वक्त दुनिया के लिए भी, कि जो तेल कभी 70-72 रुपए जो डॉलर पर बैरल था वो $100 से ऊपर पर बैरल चला गया। तो अभी देश में पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं उतना नहीं बढ़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी तेल कंपनियां घाटे में है। वो बात तो ठीक है, वो एक असर है, वो महंगाई देख भी रही देश में, बढ़ भी रही है। लेकिन हम अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य के महत्व के बारे में। अगर यहाँ पे शायद ये सब नहीं हुआ होता तो हम इस स्थिति में नहीं आते जिस स्थिति में अभी हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे समझना होगा कि ईरान इजराइल संघर्ष और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से हॉर्मुज का जो संकट है उसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। अब ईरान और ओमान और UAE के बीच का ये जो रास्ता है एक खास सकरा सा रास्ता है। उस सकरे रास्ते में दिक्कत ये हो रही है कि तेल 20% जाता है, 21 मिलियन बैरल पर दिन का, वो रुका हुआ है। ईरान ने भी रास्ते को बंद कर दिया है, अमेरिका भी वहीं पे खड़ा है कि ईरान के तेल को भी हम नहीं जाने देंगे, ये सब चल रहा है। अब कतर और UAE के जो LNG है उसका भी निर्यात का मार्ग यही है। LNG जो है ये भी देश का देखें तो हम हमारे देश को कतर और UAE से जरूरत पड़ती है, उसी रास्ते से आता है। तो LNG जो हम देखें तो गैस की भी किल्लत हमारे देश में हुई है और मिलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। तो अभी जो तेल का कीमत जो बढ़ा इसी रास्ते के बंद होने की वजह से बढ़ गया। तो एक यहाँ पे अंक्लॉस का ट्रांजिट पैसेज का सिद्धांत आप याद रखिएगा। अंक्लॉस का ट्रांजिट पैसेज का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चोक पॉइंट, जैसे ये चोक पॉइंट है, सकरा रास्ता है, आप कोई चोक पॉइंट जैसे दुनिया भर की आवाजाही है, आप उस रास्ते को रोक नहीं सकते हैं। जिस पर यह ईरान पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने ये रास्ते को रोका, तो इस सिद्धांत का, उस एंक्लॉज ट्रांजिट पैसेज सिद्धांत का उल्लंघन किया है। अब उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है ये आप देखेंगे। ये गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए ये लगभग 21 माइल जो ये है चौड़ा है, बहुत सकरा सा है, और इसी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। और फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे। फिर उसके बाद ये रास्ता जो है ये खाड़ी देशों का रास्ता है जहां से हमें तेल और गैस मिलता है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि ये रास्ता अरब सागर से ओमान की खाड़ी से होते हुए फारस की खाड़ी तक जाता है। चोक पॉइंट की बात करें तो इसी तरह से और कोई चोक पॉइंट है तो हाँ, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो मलक्का है, मलक्का जल संधि बोलते हैं, बाबल मंडेप है, स्वेज कैनाल है, पनामा नहर है, ये सब क्या है? ये सब वही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगली बात आती है कि अंग्लॉस ट्रांजिट पैसेज के बारे में आपने पता चल गया, तेल और LNG की सप्लाई की समस्या पता चल गई। अभी क्या है, भारत का जो चालू खाता घाटा है वो बढ़ेगा, ये बात कह दी गई। हम अभी पढ़ भी रहते हैं हाल फिलहाल में कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है, CAD बढ़ने का खतरा बना हुआ है चालू खाता घाटा का, क्योंकि हमें खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो आगे ऊर्जा के स्रोतों का विविधीकरण करना हमारे लिए जरूरी है। रूस, अमेरिका, अफ्रीका से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी होगी, इस दिशा में हमें बढ़ना होगा। दूसरी तरफ हमें, जैसे अब हम देखें तो हम EV की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उस पे टैक्सेस कम कर रही है। दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने के लिए टारगेट 2030 का जिस हमने एक खास टारगेट रखा है, इस तरह से देखें तो हम बहुत सारे ऊर्जा के विकल्पों को तलाश रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देश में तेल की सप्लाई आज बंद हो जाए तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि हम बैटरी को भी बनाने में, EV के लिए जो बैटरी बनाते हैं उस पर कुछ स्पेशल हमें मटेरियल चाहिए होता है जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कि आज के डेट में वो सप्लाई चेन प्रभावित हो, चीन और बाकी देश बोले हम वो मटेरियल नहीं देंगे जिससे आपकी EV फाइनली बन पाए, तो क्या देश में जितनी EV उस वक्त तक मौजूद है वो चलना बंद हो जाएंगी? वो तो चलती रहेंगी जितनी एटलीस्ट मौजूद है।
नई बिकना बंद हो जाएंगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल में तो यह है कि जो तेल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, तेल और डीजल खत्म हुआ, जो खड़ी गाड़ियां हैं जो आपने खरीद ली हैं वो भी नहीं चलेंगी, लेकिन जो खरीदी गई गाड़ियां हैं ईवी की तुलना में, ईवी वाली है, वो तो चलती रहेंगी। ये सब चीजें दूरगामी जो है असर है उसको लेकर के सोची जा रही है। अब उसके बाद हम आते हैं भारत का कपास क्षेत्र संकट। देखिए, भारत के कपास को लेकर के एक संकट है गुलाबी सुंडी का, आपने सुना होगा। एक कीट है गुलाबी सुंडी उसको कहा जा रहा है, और वो बीटी कॉटन को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी कि जिस कपास को हमने बनाया कि उस पर कीट नहीं लगेगा, उस पर भी कीट लग रहा है। और यही संकट है, एक तरफ पानी की दिक्कत है, दूसरी तरफ यह है कि जो जितने एरिया में यह होता था कपास वो कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर नुकसान हो रहा है। तो कपास किसानों को लगातार नुकसान दे रहा है, प्रति एकड़ 15,143 की हानि हो रही है। अब किसान धान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, उसका फायदा भी कपास में ज्यादा नहीं मिल पाता, क्योंकि ज्यादा खरीदा नहीं जाता है एमएसपी के रेट पे, ज्यादा खरीदारी होती नहीं, तो फिर किसानों को दूसरी जगह खरीदना पड़ता है, सरकार ज्यादा खरीद नहीं पाती है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, और दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक के साथ दिक्कत यह है कि वो कपास उत्पादन कम करने की तरफ बढ़ रहा है। वैश्विक उसका हिस्सा कितना है? 20% है, लेकिन अब ये शायद आने वाले समय में कम हो जाए, तो ये चिंता की बात है। क्षेत्रफल 0.72 से 0.40 मिलियन हेक्टेयर, ये गिरावट हुई है। फिर उसके बाद पिंक बोल वॉर्म, अब ये क्या है? वही मैंने कहा गुलाबी सुंडी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ये बीटी कॉटन में भी प्रतिरोध विकसित कर गया, यानी कि बीटी कॉटन में कहा गया था कि नहीं होगा, है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी से ये बना था, और उसको भी ये प्रभावित कर रहा है। तो धान की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो भूजल का दोहन और बढ़ेगा, पर्यावरण का संकट बढ़ेगा, और कपास की चुनाई में महिलाओं को रोजगार भी मिलता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि धान में तो मशीनों से काम होता है। तो 6 मिलियन किसान और 40 से 50 मिलियन लोगों की आजीविका पर इस कपास की खेती कम होने से असर पड़ेगा, क्योंकि फसल में नुकसान हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ बातें कि सेकंड सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, वैश्विक हिस्सा 20% है, नुकसान 15,143 एकड़ का हुआ। कस्तूरी कॉटन जो इंडिया की ब्रांडिंग पहल है, वो आपने नाम सुना होगा, और टेक्सटाइल क्लस्टर 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की बात कही गई है अलग अलग राज्यों में, जिसमें से जैसे एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश भी है। और पिंक बॉल वॉर्म, गुलाबी सुंडी, हमने कहा एक सबसे बड़ा खतरा है, तो इससे निपटना होगा। इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ और देखना होगा। अब आते हैं हम एलपीजी से पीएनजी की ओर भारत का संक्रमण। देखिए, घरों में जो पाइप के थ्रू आप जाती है, आपके चूल्हे में लगती है, उसमें क्या है? पीएनजी है, लेकिन सिलेंडर में क्या है? एलपीजी है। मारामारी ज्यादातर आप देख रहे होंगे सिलेंडर वालों में हो रही है। सिलेंडर में क्या होता है? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, और जो पाइप वाली गैस होती है उस पे क्या होता है? पीएनजी में पाइपलाइन जो गैस होती है वह मीथेन होती है। अब यहाँ पे पीएनजी की सुविधा 24/7 रहती है, आपूर्ति, सिलेंडर बुकिंग की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादा सुरक्षा सुविधाजनक होती है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो पीएनजी से एलपीजी आयात निर्भरता कम होगी। पीएनजी हम ज्यादा देश में इस्तेमाल करेंगे तो एलपीजी की आयात में निर्भरता कम होगी। तो यही प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य है 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन का, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं जिससे कि एलपीजी पे निर्भरता कम हो। अब थोड़ी सी मामले को समझें तो एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। मोस्टली हम देखें तो एलएनजी की बात करें तो एलएनजी में मीथेन होती है, एक पीएनजी। अब ये एलएनजी क्या है ये समझते हैं। एलपीजी की हम बात कर रहे हैं, संकट क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम क्षेत्र होते हैं जहां से हम तेल भी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से हम एलपीजी प्राप्त करते हैं। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और ये पोर्टेबल जो सिलेंडर होते हैं उसके माध्यम से हमें इस्तेमाल के लिए मिलती है। पीएनजी वही पाइप्ड नेचुरल गैस है। मोस्टली क्या होगा? इसमें मीथेन होगा, अंडरग्राउंड पाइपलाइन होगी, वो आपके घर पे आएगी। अब एलएनजी क्या है? दुनिया से हम ये भी आयात करते हैं, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, इसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है, ये मीथेन ही होती है, और क्रायोजेनिक टैंकर्स शिप के माध्यम से देश में आती है, फिर यही हम इस्तेमाल करते हैं पीएनजी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके। तो ये एलएनजी और पीएनजी आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों में मीथेन आपको मिलेगी, लेकिन एलपीजी क्या है? ये पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने मुख्य बातें इसकी जो थी फैक्ट हमने देख लिए थे। वन नेशन वन ग्रिड का हमने एक प्लान कर रहे हैं 75,000 किलोमीटर एरिया का पीएनजी के लिए, 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन की बात कर रहे हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड इसके लिए काम कर रहा है, जो नियामक संस्था है, तो याद रहे वो क्या है। ठीक है, लेकिन चुनौतियां क्या है पीएनजी के लिए? ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में तो पीएनजी अभी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लागत बड़ी महंगी होगी, आसानी से वहां तक हम विस्तार अभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज फैसिलिटी विकसित करनी पड़ेगी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करना पड़ेगा और ग्रीन हाइड्रोजन को एलएनजी के विकल्प के रूप में विकसित करना होगा। यानी कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ एक नया तरीका हाइड्रोजन एनर्जी का, उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, इसके भी हमने सुना होगा। अब केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये जो है पीएनजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से मीथेन खूब मिलता है। अब उसके बाद आर्टेमिस 2 मिशन की हम बात करें, अमेरिका का मिशन है। आर्टेमिस मिशन के कई चरण हैं, जिसमें से अगले चरण में चांद पर जाने की तैयारी है। दोबारा से चांद पर कोई मनुष्य उतरेगा अपोलो मिशन के बाद, तो वो आर्टेमिस मिशन से, लेकिन अभी नहीं। अपोलो 17 में 1972 के बाद नासा का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा। अभी चार अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें 3 नासा और 1 सीएसए कनाडा का होगा। और उसके बाद चांद के बहुत निकट जाएंगे, न्यूनतम दूरी 4067 मील होगी, और वहां के फार साइड का, वहां के पास के क्षेत्र का अवलोकन करेंगे। और यहाँ पे स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम SLS रॉकेट से यह प्रक्षेपण होगा। तो ये कौन सा सिस्टम है? स्पेस लॉन्च सिस्टम है। तो SLS रॉकेट से ये आर्टेमिस मिशन जा रहा है 2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आर्टेमिस 2 है। फिर उसके बाद भारत भी इससे कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका मतलब है कि इस मिशन से भारत को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि 2040 में भारत का भी तो सपना है चांद पे जाने का, तो ये सब चीज से सीखेगा भारत। अब दूसरी बात यह है, आर्टेमिस 1 जो था मानव रहित एक सफल उड़ान हो चुकी है चंद्रमा की तरफ। अब आर्टेमिस 2 है, मानव युक्त है, लेकिन चंद्रमा में लैंड नहीं होगा। चंद्रमा में लैंडिंग का प्रयास होगा 2027 में आर्टेमिस 3 के माध्यम से। आर्टेमिस 4 और 5 में चंद्रमा में बेस का निर्माण किया जाएगा। और आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग और अनुसंधान के लिए कई देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। शुरू में 7-8 देश थे, बाद में और बढ़ गए। अब उसके बाद लॉन्चिंग सिस्टम स्पेस जो है, हम याद रखें स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, उसका इस्तेमाल किया गया है। अंतरिक्ष में एक खतरा रहता है मैग्नेटोस्फीयर का। जब हम कहते हैं सोलर विंड जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, वो ये मैग्नेटोस्फीयर जो होता है रोकता है। जो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है वो अंतरिक्ष में है, उसके बाहर जाते ही गहरे जो सूर्य के विकिरण होते हैं उसका खतरा रहता है। तो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये एक थोड़ा खतरा रहता है। चलिए, अब उसके बाद इसरो जो है निसार मिशन पे काम कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन को लेकर, अर्थ के ऑब्जर्वेशन को लेकर के इसरो और नासा मिलकर कर रहे हैं। और आर्टेमिस अकॉर्ड से तो अनुभव अभी भारत लेगा ही, उस पर साइन किए, तो बहुत कुछ अनुसंधान के लिए उसको चीजें मिलेंगी, डेटा मिलेगा। अब उसके बाद हम आते हैं जैव प्रौद्योगिकी के भविष्य पर। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दवाई बनाते हैं, चिकित्सा का के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करते हैं, जान बचाते हैं, तो उसकी तो वाहवाही होती है। लेकिन उसी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम खाने पीने की चीजें तैयार करते हैं, नए कृषि उत्पाद तैयार करते हैं, तो उस पर कहा जाता है कि भविष्य में इसका इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पता। वो चिंता व्यक्त की जाती है, नाराजगी भी व्यक्त की जाती है, उसी से है। तो जीन थेरेपी को व्यापक स्वीकृति है और जीएम फसलों का कड़ा विरोध है। तो एक तरफ हम चिकित्सा के लिए तो ठीक मानते हैं, लेकिन जो जीएम फसलें हैं उनको ठीक नहीं मानते हैं। तो विरोधाभास है। जीवन रक्षक उपचार के लिए तो बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन जीएम फसल जो है इसको फ्रैंकेन फूड की छवि दी गई है, यानी कि भविष्य में हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाए। जैसे कि जो टी सेल थेरेपी है, तो हम कैंसर के विरुद्ध जो हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, टी सेल होती है, उसको हम ट्रेन करते हैं और वापस शरीर में छोड़ देते हैं, तो वो तो अच्छा है। जैसे mRNA वैक्सीन है, यानी कि जो कोविड-19 में क्या हुआ था कि हमने फाइजर जैसे वैक्सीन थी, तो हमने ट्रेन किया और हमने शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हम देखें तो दूसरी तरफ हम बीटी तकनीक की बात करें तो कीटनाशक उपयोग में 37% की हमने कमी की, पैदाइश में 22% की हमने वृद्धि की। गोल्डन राइस की हम बात करें, हम गोल्डन राइस बना रहे हैं जिससे कि हम विटामिन ए की कमी को दुनिया में दूर कर पाए और दुनिया में जो कुपोषित आबादी है उसको हम दे पाए विटामिन ए।
तो इन सब पे चिंता व्यक्त की जाती है। लेकिन 1996 से हम जीएम फसलों में देखें तो वैश्विक कृषि आय में खूब सारी वृद्धि हुई है, 225 बिलियन डॉलर। लेकिन इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो सकता है शायद। तो अब इस पे आगे आप और भी डेटा देखेंगे अगले महीने के अपडेट में। लेकिन अभी हम देखते हैं भारत में एआई संचालित कर प्रशासन। भारत के आयकर विभाग ने प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए एआई और डेटा एनालिसिस से क्या किया है, जो चोरी रोकी है, करों की चोरी, और 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व रेवेन्यू प्राप्त किया है। कैसे? एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट इनसाइट, और उसमें क्या किया, एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए एआई का इस्तेमाल किया। अब इससे हुआ ये, प्रोजेक्ट इनसाइट से बहुत सारे डेटा लिए, ट्रांजैक्शन, बैंक, बहुत सारी चीजों का डेटा लेके लोगों को रिमाइंडर भेजे गए कि हमें लग रहा है कि आपकी जितनी आय है उस हिसाब से आपका टैक्स नहीं आया है। कई लोगों ने फिर उस वजह से टैक्स जमा की और 11,000 करोड़ रुपए मिल गए। तो याद रखिएगा ये किस विभाग से संबंधित है। तो यह प्रोजेक्ट इनसाइट 2017 में शुरू हुआ था, और इसकी खास बात यह है कि अभी एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी 11,000 अतिरिक्त करोड़ का राजस्व मिला है देश में। और उसके अलावा साइबर धोखाधड़ी में भी भारत को बहुत नुकसान हुआ था 2025 में, तो उससे भी ये डेटा का एनालिसिस करके समझने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं यूपीआई के 10 वर्ष। 2016 में हुआ था यूपीआई की शुरुआत, अभी 2026 हो गया। एनपीसीआई एनपीसीआई ने इस्तेमाल किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया, 2016 में लॉन्च किया। भीम ऐप आई, ये एनपीसीआई द्वारा विकसित थी। फिर उसके बाद यूपीआई ऐप आए, जैसे कि फोन पे, गूगल पे। दुनिया भारत में 80% तो मार्केट इन्हीं दोनों मिला के बना रखा है, और भी हैं। आप कौन सा यूज करते हैं बता दीजिएगा। इस वक्त देश दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जहां पे यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। पहला सिंगापुर, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा फ्रांस, चौथा मॉरिशस, पांचवा नेपाल, छठवां भूटान, सातवां कतर, आठवां श्रीलंका, नौवां कौन सा? नौवां हाल ही में कौन सा है नौवां? बताइए, कमेंट करिए। वो है कंबोडिया। तो चलिए कमेंट करके ये बताइए, सबसे पहला देश कौन था जहां पे यूपीआई का इस्तेमाल हुआ? भारत के बाद, भारत में तो सबसे पहले हुआ ही। अब उसके बाद मुझे यूपीआई का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा क्या है। चलिए हम आते हैं अगले, भारत के आर एंड डी इकोसिस्टम में सुधार से संबंधित खबर है। देखिए, हम आर एंड डी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के विकास के लिए, किसी देश की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। हम नई तकनीकों पर, नई नवाचारों पर हम बहुत अनुसंधान करें, प्रयोग करें, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, तभी देश का विकास होगा। तो जो बड़े देश हैं वो आर&डी पे ज्यादा खर्च करते हैं। तुलनात्मक रूप से भारत के बारे में कहा गया कि भारत में बहुत कम खर्च होता है, यानी कि भारत में जीडीपी का मात्र 0.64 से 0.7%, दुनिया भर के देशों में कहीं ज्यादा होता है। तो ये कहा गया कि अभी हमें 2% तक तो हमारी जीडीपी का आर&डी में खर्च करना है, जो कि बहुत जरूरी है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में हम डेटा देखें तो 139 देशों में भारत का स्थान 38वां है। हालांकि 2020 की तुलना में 48वां था, तो सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी आर&डी तो हमारा कम है, तो हमें इसे बढ़ाना है। तो पेटेंट फाइलिंग को हम देखें तो भारत में का स्थान जो है 6वें स्थान पर है। पेटेंट फाइलिंग मतलब पेटेंट, हम कुछ नया बनाए तो उसको हमने पेटेंट करा लिया, हमारा कुछ डेवलपमेंट रहा, हमारे वैज्ञानिकों का रहा। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि हमारे देश में आर&डी के लिए जैसे कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बड़े मुश्किल से आर&डी हो पाता है, क्योंकि सरकारी तंत्र से पैसे, फिर सिस्टम, फिर टूल्स, वो सब हमारे पास आते आते, वैज्ञानिकों के पास आते आते लंबा समय लग जाता है। उस पर उन्होंने कुछ शोध कर भी लिया, कुछ डेवलप कर भी लिया। वो डेवलपमेंट के बाद वो चले जाते हैं विदेश, और वहां पे उसे बेचकर उस सिस्टम को, उस खास अपनी डेवलपमेंट या हम कहें विकास को, उससे पैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन की भी चिंता इस देश में व्यक्त की जा रही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भारत का एनडीसी 3 2031 से 35 के लिए लॉन्च हो चुका है। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। पेरिस सम्मेलन 2015 में यह तय हुआ कि देश अपने अपने योगदान भेजेंगे कि वो कितना, जो जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं उसमें कमी करने के लिए कितना प्रयास करेंगे। तो उसके लिए था कि भाई आप जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ आइए। अब गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ अगर आपको आना है
तो उसके लिए कुछ टारगेट सेट करिए, तो वो ही टारगेट देना है। तो ये एनडीसी 3 है, यानी कि यह तीसरा टारगेट है एक तरह का, इसके पहले 2 जा चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को यह प्रेषित किया गया है और CBDRRC सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कि जो एनडीसी सिद्धांत है, यानी कि दुनिया भर के जो देश हैं ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए अपने अपने टारगेट देंगे, अपने क्षमता के आधार पर देंगे। यानी कि नेपाल की क्षमता और है, भारत की और है। भारत से एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है कि भारत ज्यादा करेगा, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो उसी हिसाब से हर देश, कोई विकसित है तो उससे अलग है, कोई विकासशील है तो अलग है, कोई निम्न आय वाला है तो उससे अलग है, तो सबसे एक्सपेक्टेशन भी अलग है। भारत ने जो अपने कुछ लक्ष्य बनाए हैं 2035 तक 60% ऊर्जा क्षमता और गैर जीवाश्म स्रोतों से फरवरी 2026 तक 52.57% हासिल करना है। तो इतना तो हासिल कर लिया फरवरी 2026 तक 52.57%। किसका 2035 तक 60% जो ऊर्जा क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से। गैर जीवाश्म का मतलब जो भी जीवाश्म स्रोत नहीं है, कोयला, पेट्रोल, डीजल नहीं, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, ये सब जो है गैर जीवाश्म। तो हम इससे जो हमारा 60% जो हमारी पूरी पूरी ऊर्जा की क्षमता है, जैसे 100 है, 100 का 60 हमने टारगेट बनाया 2035 का, इस 60 का 52.57% हम 2026 तक हासिल कर चुके हैं। तो संभावना है कि हो सकता है आगे कर लें। उत्सर्जन तीव्रता की बात करें, 2005 में हम जितना उत्सर्जन करते थे जिस तीव्रता के साथ, उसके मुकाबले में 2035 तक हम 47% की हम कमी लाएं। तो कमी कैसे लाएंगे? हम गैर जीवाश्म ईंधन उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो अपने आप तीव्रता भी कम होगी। कार्बन सिंक की बात करें तो 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वन और वृक्ष आवरण से हम अभी 2.29 बिलियन टन तक हासिल कर चुके हैं। कार्बन सिंक का मतलब क्या है? जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे, जीव, जो ये वनस्पति हैं, ये कार्बन सिंक करने का काम करते हैं। तो जितना पेड़ होगा, कि जितने जंगल होंगे किसी देश में, उतना ही कार्बन सिंक होगा। जो वेटलैंड्स होते हैं, वहां पे जो वनस्पति होती जली, वो भी कार्बन सिंक करने का काम करती है। तो कार्बन सिंक ज्यादा करने के लिए हमें ज्यादा ग्रीनरी चाहिए, तो ज्यादा ग्रीनरी होगी तो ज्यादा कार्बन सिंक होगा। और जितना हम कार्बन सिंक करेंगे, 2070 में हम नेट जीरो कार्बन इमिशन चाहते हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब है कि हमने वातावरण में जितना कार्बन छोड़ा उतना ही हमने किसी ना किसी माध्यम से ऑब्जॉर्व किया। उसमें मदद कौन करेंगे? यही ग्रीनरी हमारी एक बड़ी मदद करेगी। ठीक है, तो उसमें एक मदद है जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होगा कि हमने हाइड्रोजन किस माध्यम से प्राप्त की? जल के विद्युत अपघटन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस हमने कैसे किया? हमने उसके लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, तो हमने वहां पर भी कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं किया। हाइड्रोजन एनर्जी जो बनी उसमें कहीं भी कार्बन उत्सर्जन का हमने किसी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। तो उस प्रकार की हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन उत्सर्जन होता है, तो फिर क्या बोलते हैं? फिर तो ये बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन है ना। तो ग्रे, ब्राउन, बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? ग्रीन। ग्रीन में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं है। पूरे पीएम सूर्य घर योजना आपने सुना होगा, लोगों के घर में छतों में 1 करोड़ जो है घर हैं, उनमें छतों में हम सोलर सिस्टम लगा के हम बिजली उत्पादन करें, वो टारगेट चल रहा है। पीएम कुसुम, PLI स्कीम, ये सब चल रही है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने अपना टारगेट कितना हासिल कर लिया, कितनी तीव्रता हमें कम करनी है, फिर कार्बन सिंक हमने कितना कर लिया, और 128 देशों ने अपने एनडीसी अपडेट दिए हैं। और भारत जो है बहुत देर से दिया है, लेकिन भारत ने भी अपना एनडीसी अपडेट दे दिया है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ग्लोबल साउथ का भारत लीडर भी बनता है, तो भारत से अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं कि भारत अपने टारगेट बड़े रखेगा, बड़ा अचीव करके दिखाएगा। फिर उसके बाद IMD ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान 2026। अब देखिए क्या है, हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी दृष्टि आगे इस चैनल पे कि भारत में मानसून इस बार थोड़ा पहले आ जाएगा। तारीख क्या बताई गई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा? 26 मई तक आ जाएगा। आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मानसून जिस आधार पे घोषणा होती है कि मानसून आ गया है, वो घोषणा करने के लिए वो सारे पैमाने पूरे नहीं हो रहे थे। इस साल गर्मी जो पड़ रही थी उसको लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की गई कि हीट वेव मतलब लू चलेगा, लू से संबंधित हीट वेव की चेतावनी दी गई। और उसके बाद ही कहा गया कि एक तो वैसे भी हीट वेव चल रहा है, बहुत सारे राज्य प्रभावित हैं, और उसके बाद जो मानसून आएगा भी, तो इस बार मानसून
उस तरह से नहीं आएगा जितना आना चाहिए, यानी कि सामान्य से, औसत से कम बारिश होगी इस बार। औसत कैसे निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं LPA। LPA क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज। जैसे कि पिछले 50 साल में जितनी बारिश हुई उसका एवरेज था, उससे जैसे उसका 90% या 92%, पहले 92 था फिर 90 पे आ गया, कि यानी कि इतनी 10% कम बारिश होगी एवरेज से, उसको LPA बोल दिया गया। अब बात यह है कि इस पे एल नीनो का प्रभाव होगा, यानी कि जो प्रशांत महासागर का जो जल है वो गर्म होगा सामान्य की तुलना में इस बार ज्यादा, तो उसका असर ये होगा कि मानसून की हवाएं प्रभावित होंगी। तो गर्मी तो एक तो बहुत ज्यादा वैसे भी रहेगी, हीट वेव वैसे भी चलेगी, चली भी, और उसके बाद मानसून जो आने वाला था पहले वो भी देर से आया, और दूसरी बात यह कि मानसून चाहे पहले आए देर से आए लेकिन एल नीनो का प्रभाव होगा, यानी कि बारिश सामान्य से कम होगी। लेकिन मानसून की घोषणा होती कैसे है, लगातार वर्षा होनी चाहिए 2 से 3 दिनों तक। जो मौसम के केंद्र होते हैं, मौसम विज्ञान विभाग के जैसे 14 केंद्र हैं, ज्यादातर केरल में, क्योंकि सबसे पहले भारतीय मुख्य भूमि में केरल में आती है। तो वहां पे एक हवा की खास गति होनी चाहिए और वो दक्षिण पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए, तो हवा की दिशा साउथ वेस्ट से ही हो। फिर उसके बाद आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी कि सैटेलाइट से बादलों की मात्रा मापते हैं, वो घनी होनी चाहिए। और उसके बाद नमी की गहराई, वायुमंडल में जो पानी की मात्रा है वो पर्याप्त है कि नहीं है। इसी वजह से तो हवा की जो गति थी वह उतनी नहीं आ रही थी। केरल में बारिश तो हो रही थी कुछ दिनों पहले, बाद में फिर मानसून का आना हुआ। चलिए, तो अब उसके बाद हम आते हैं भारत की जलवायु कार्रवाई मार्ग COP33 से पीछे हटने। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33, यानी कि इसके पहले 32 तक हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, इससे भारत पीछे हट गया है। पहले ये था कि भारत जो था आयोजक था। अब आप खुद सोचिए, किसी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, खुद ही वो परेशान है, परेशान का मतलब बहुत सारे काम है उसके पास। अब उसके पास उसे एक आयोजन करना है, उस पर उसको बहुत कुछ खर्चे भी करने होंगे। और सीधी सी बात है कि जो आयोजन करता होता है, अब ये कॉप सम्मेलन किस लिए हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे कठोर प्रतिबद्धताओं का भारत के ऊपर दबाव था। यानी कि भारत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए क्या अपनी तरफ से बड़े टारगेट सेट कर रहा है, उस पर क्या काम कर रहा है, ये इस पे दिखाना। यानी कि पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने को लेकर के जो वादे किए गए थे दुनिया भर के देशों से, उसको दिखाने का समय आया था कि अभी की स्थिति में वो क्या है, भारत की तरफ से क्या बड़ा काम किया गया, क्या नई पहल कर दी गई, क्या मूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। एक आयोजक के रूप में उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है, उसकी तरफ ज्यादा नजरें रहती हैं कि जो भी आयोजक होता है जिस हर साल का, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बड़ा माइलस्टोन खड़ा करेगा बाकी देशों के लिए। तो भारत के ऊपर कठोर प्रतिबद्धताओं का जो दबाव था, उससे क्या थे, राष्ट्रीय हितों का टकराव हो रहा था। हमें तो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी तो पूरी करनी है, बहुत ज्यादा भी तो ऐसा नहीं चेंजेस ला सकते, दबाव लेके आ सकते हैं हमारे देश के लोगों पे, हमारे देश के प्रोडक्शन पे, ऊर्जा को लेके। तो यहाँ पे जलवायु वित्त पर असहमति, इसे भी एक कारण बताया गया। देखिए, अनुच्छेद 9(1) जो था पेरिस सम्मेलन से संबंधित, तो वहां पे विकसित देशों से सुनिश्चित सहायता की बात कही गई थी, वो भारत को मिला नहीं। एक तो विकसित देश कुछ सहायता किए नहीं, दूसरा भारत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट कैसे दिखा दे, यानी बहुत बड़ा बदलाव कैसे कर दे, वो कर रहा है। अपने आगे के टारगेट तो उसने दिए हैं 2035 के। फिर सेकंड ग्लोबल स्टॉक टेक है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो हम कहें ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन होती है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत का है, तो उस पर दबाव था। सोलर कैपेसिटी की हम बात करें तो भारत ने 2014 से बढ़ाई तो है और विश्व में तीसरे नंबर पे है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। हमने ग्रीन हाउस मिशन के बारे में कहा था कि 2030 तक भारत 5 मिलियन मीट्रिक टन को लेकर के वार्षिक उत्पादन का एक टारगेट लेके रखा है। 35 वाले टारगेट भी अभी हमने देखे। तो भारत अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, तो भारत ने बोला नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन मत करो, अभी हम इसका आयोजन नहीं करेंगे, कोई और कर ले। फिर उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक संकट। माइक्रो प्लास्टिक 5 mm से छोटे जो प्लास्टिक के कण होते हैं, 5 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटे, वो माइक्रो प्लास्टिक है। फिर दूसरी तरफ होता है आपके नैनो प्लास्टिक, उनकी रफ्तार, उनकी जो साइज होती है 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, तो नैनो प्लास्टिक। ये ऐसी चीजें हैं जो समुद्र में जाएंगी तो जलीय जीवों को नुकसान तो पहुंचाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें माइक्रोबीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे प्लास्टिक के महीन कण होते हैं। नर्डल्स जो कच्चे पैलेट होते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक की चीजें जहां बनती हैं वहां पैलेट्स होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे, है ना। तो वो जो पैलेट्स हैं वो बहुत सारे बनने के दौरान, जब भी प्लास्टिक कोई चीज बनती है तो बहुत सारे पैलेट्स
छूट जाते हैं, साइड में रह जाते हैं कचरे के रूप में, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि फोटो डिग्रेडेशन से टूटी हुई जो बोतलें होती है, जैसे बोतल है कोई प्लास्टिक की, धीरे धीरे समय के साथ वो टूट रही है, टुकड़ों में फैल रही है। कपड़े हैं, प्लास्टिक टायर है, ये सब टुकड़ों में फैल गए, छोटे छोटे होते गए, टुकड़ों में बट गए। अब वो क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं, वो हम तक आते हैं। तो देखिए बीपीए और पैथलेट का काम करते हैं, यानी कि कैसे हार्मोन मिमिक्स करते हैं। हार्मोन मिमिक्स हमारे जो हार्मोन है उसकी तरह बिहेव करते हैं, और वो हमारे शरीर पे इस तरह से असर नुकसान पहुंचाते हैं कि वो प्रजनन, भ्रूण विकास और उसे भ्रूण विकास को प्रभावित करते हैं, इंसानों के संदर्भ में नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बीपीए, बिस्फेनॉल और पैथालेट्स जो हैं ऐसे रसायन हैं जो कई प्लास्टिक उत्पादों में पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर के हार्मोन की तरह ही मिमिक करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। और वैसे भी ये जो माइक्रोप्लास्टिक की बात करें, ये तो हमारे ब्लड के अंदर तक पहुंचने में नुकसान पहुंचाने के काबिल हैं, तो ये नुकसानदायक है। ये संकट इस वक्त देश में बना हुआ है। इससे संबंधित और भी बहुत अपडेट है, फिलहाल के लिए आपको सारी चीजें मैगजीन पे मिल जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं जन विश्वास संशोधन अधिनियम। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून है जो किसी व्यापारी को छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा दे रहा था, तो बहुत सारे ऐसे कानूनों को हटा दिया गया है ना। तो उसमें क्या था, 717 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 का मुख्य ये रहा कि देखिए, जैसे कोई व्यापारी है, उसे 3 इंच चौड़ा कोई बोर्ड लगाना था, लेकिन उसने 4 इंच का अपने जो पैमाना निर्धारित किया था उससे ज्यादा का लगा दिया, कोई ऐसी गलती कर दी, तो सीधे उस पर सजा नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, पहले चेतावनी दी जाएगी। यानी कि भरोसा रखा जाएगा कि आप सही कर लोगे, लेकिन चेतावनी का पालन करो, उसके बाद कर लोगे। तो दंड आधारित व्यवस्था से विश्वास आधारित शासन की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव की तरफ बढ़ने का प्रयास है, जिससे कई कानूनों में लचीलापन लाया गया है। अब अमरावती आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी बन गई है। देखिए 2014 से 10 वर्षों तक हम देखें, एक लंबा समय रहा जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य बन चुके थे आंध्र प्रदेश से। दोनों की राजधानी हैदराबाद चल रही थी। फिर ये हुआ कि एक नई राजधानी होनी चाहिए हैदराबाद की, तेलंगाना की तो हैदराबाद हो गई, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी होना चाहिए। तो 3 प्रस्ताव रखे गए थे कि विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। समय के साथ 3 अलग अलग प्रकार की राजधानी रहेगी, लेकिन फिर बाद में फाइनली हुआ कि एक राजधानी होगी अमरावती। अब इसी राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और केसी शिव रामकृष्णन कमेटी की यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन सिफारिश जो थी 3 अलग अलग राजधानी की, उसे खारिज कर दिया गया, एक ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014 की धारा 5 में संशोधन करके किया गया है, और कृष्णा नदी के किनारे जो ग्रीनफील्ड शहर है वो बसाने की बात कही गई है। और साथ ही इसमें बड़ी बात यह है कि इस पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा, कहा जा रहा है कि वनों की कटाई भी होगी, तो उस पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, कौन से कानून में संशोधन हुआ। आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014, और 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से यह लागू हो चुका है, यानी कि पहले से अब ये राजधानी है, ये मान लिया गया है। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण की शिकायत है, और भारी जो निर्माण होगा उसकी लागत की भी बात कही जा रही है, और इस पर एक कहा जा रहा है कि भविष्य में सरकार बदली तो हो सकता है, राजधानी ना बदल जाए, उस प्रकार की चिंताएं भी की जा रही हैं। तो अब यहाँ पे जरूरत है अमरावती के लिए एक स्पेशल पैकेज की, पीपीपी मॉडल के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की, जिससे जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो। उसके अलावा जो फार्मर्स लैंड पूलिंग स्कीम है उसको उचित क्रियान्वयन किया जा सके, उचित मुआवजा मिल सके, उन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में खबर है कि जो निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी, अब ये एनसीबीसी के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है कि उसका कार्यभार संभाला। 102वें संविधान संशोधन से इसे संवैधानिक प्रावधान दर्जा मिला था। पहले एससी के लिए, एसटी के लिए आयोग था, फिर अब ओबीसी के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 338 जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बात करें सदस्य, 5 सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल मिला के कम से कम एक इसमें महिला का होना अनिवार्य है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सिविल कोड की शक्तियां होती हैं, ठीक है, आपराधिक कोड वाले कानून के इसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन सिविल वाले काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे खास बड़े फैसले यह सिविल कोड की शक्तियों के तहत दे सकता है। फिर उसके बाद हम देखें तो ये अब राज्यों की अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति इनके पास है, लेकिन अनुच्छेद 342 ए जो है राष्ट्रपति केंद्रीय ओबीसी लिस्ट को अधिसूचित करते हैं। अधिसूचित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। केंद्र और राज्य के संबंध में हम देखते भी हैं कि ओबीसी सूची या ओबीसी के संदर्भ में एक खींचतान भी चलती है। अब उसके बाद यहाँ पे मुख्य बात यही थी कि
जो स्थापना कब हुई 1993 के अधिनियम से हुई थी पिछड़ा वर्ग आयोग की। संवैधानिक दर्जा 2018 मिला। अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। फिर उसके बाद 342 ए में ओबीसी सेंट्रल लिस्ट या राष्ट्रपति अधिसूचित करते हैं, बात कही 105वें संविधान संशोधन में राज्यों को ओबीसी लिस्ट शक्ति बहाल की गई। और इसके पीछे जो संबंधित आयोग हैं, केलकर आयोग है, मंडल आयोग है, जो इसके संदर्भ में है। और उसके बाद इंदिरा साहनी केस में 27% ओबीसी आरक्षण की बात याद रखिएगा, 92 का ये जो है रिजर्वेशन को वैध किया गया था, ओबीसी रिजर्वेशन को, ये भी इसी के साथ पता रहे आपको। अब आते हैं राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के बारे में। हरिवंश नारायण सिंह पहले नॉमिनेटेड सांसद जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे उपसभापति की बात की गई है, और उपसभापति वो व्यक्ति बने हैं जो नॉमिनेटेड है, चुनाव नहीं हुआ था उनका, नॉमिनेट हुए। अब नॉमिनेटेड कैसे होते हैं? 12 नामित सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, सेवा के क्षेत्र से होते हैं। और उपसभापति का निर्वाचन अनुच्छेद 89(2) के माध्यम से होता है। ये नॉमिनेटेड थे, फिर उसके बाद इनका निर्वाचन हुआ। फिर उपसभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। उपसभापति निर्वाचित होंगे और उपसभापति सभापति के अधीन नहीं है, सीधे सदन के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो किसके प्रति जिम्मेदार है उपसभापति? ये सवाल कभी डाउट में ना आए। और जब सभापति अध्यक्षता करेंगे तो उपसभापति सामान्य सदस्य की तरह ही मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि उपसभापति और सभापति में क्या अंतर है, मोटे अंतर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आईएनएस अरिदमन, तीसरी पनडुब्बी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आईएनएस अरिदमन जो है तीसरी एसएसबीएन पनडुब्बी है। देखिए, हमने कहा कि हम परमाणु का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, भारत ने ये कहा। लेकिन दुनिया को ये पता तो रहे कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, तभी तो लोग थोड़ा सा संभल के रहेंगे कि नहीं, हमला नहीं करना है, क्योंकि हमने पहला कर दिया तो दूसरा तो ये कर ही देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है, अगर ये पता ही चल जाए कि इनके परमाणु हथियार कहाँ है, सब जगह सारे परमाणु हथियारों पे हमला करके उसे डीएक्टिवेट ही कर दिया, मान लीजिए हमला हो ही गया और हम उस स्थिति में भी नहीं रहे कि अब हम कहीं से भी हमला कर पाए, लेकिन उसके बाद भी हमला हो सकेगा, क्योंकि हमने समुद्र के अंदर भी अपने परमाणु हथियारों को तैयार करके रखा है इन्हीं पनडुब्बियों में। तो अपने आप में आईएनएस अरिदमन उसी में से है, 7000 टन का है, अरिहंत क्लास का है, और ये तीसरी पनडुब्बी है। तीसरी पनडुब्बी का मतलब है कि इसके पहले आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट और फिर ये आईएनएस अरिदमन, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखिएगा, ये किसके हैं? अरिहंत क्लास के। अब यहाँ पे याद रहे कि इसकी जो हम कहें कि एक तो परमाणु त्रय पूर्ति हो गई कि हम भूमि में भी हमला कर सकते हैं, भूमि से भी, जैसे अग्नि हो गई, फिर वायु से हम राफेल से कर सकते हैं, फिर समुद्र में हम एसएसबीएन, यानी कि ये परमाणु डुब्बी की बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर जो हम त्रय है वो पूरा कर चुके हैं, तीनों जगह से हम परमाणु हमला कर सकते हैं। अब इस तरह से यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना के बाद भारत 6वां देश बन गया है जो पानी के अंदर से भी परमाणु हमला कर सकता है, ठीक है। चलिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी पहली अंतरराज्यीय पहल है भारत की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका, जब ये नाम आता होगा पक्षी का तो आपको याद आता होगा गुजरात, राजस्थान। अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है अंतरराज्यीय पहल है, मतलब एक से ज्यादा राज्यों के मिलकर एक पहल सुनिश्चित की गई है। कैसे? गुजरात के कच्छ में एक जंप स्टार्ट विधि से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के कच्छ में। अभी वैसे भी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, सैकड़े में है, जिसमें अधिकांश संख्या कहाँ है? राजस्थान में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की है ना। अब बात यह कि जंप स्टार्ट मेथड क्या है, ये भी तो जान ले। अब देखिए क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग की बात की गई, यानी कि राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अंडा हुआ, उसकी माँ ने अंडा दिया जीआईबी के जो है ना। अब वो अंडा क्या था, उस पक्षी, मादा पक्षी के पास ले जाया गया जो गुजरात में है। अब गुजरात में वो पक्षी के घोंसले में रख दिया गया। अब उस पक्षी के घोंसले में रख दिया गया तो वहां की जो मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी, मादा पक्षी थी, वो उसने अपना अंडा समझा और उसको सेने का काम किया। अंडे को सेया जाता है ना, उस पे उसने सेने का काम किया। उससे जो चूजा निकला उसके लिए उसकी माँ वो थी जो गुजरात में थी। और उसके बाद
वो पक्षी कहाँ को अपना घर स्वीकार करेगा, उसी गुजरात को अपना घर स्वीकार करेगा, गुजरात को उस क्षेत्र को करेगा। तो ये तरीका था, तो इसको जंप स्टार्ट मेथड कहा गया कि वो एक जगह अंडा हुआ, लेकिन उस अंडे से चूजा निकला दूसरे राज्य में और उसकी माँ कोई और हो गई। ठीक है, तो ये प्रयास है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जंप स्टार्ट मेथड है वो कहाँ से कहाँ, किन दो राज्यों के मध्य हुआ, एक राजस्थान से फिर दूसरी तरफ गुजरात तक। और कहीं पे भी जीआईबी होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, तो घास भूमि वहां की स्वस्थ है उसका संकेत देता है। और इनके जीवन को सबसे बड़ा खतरा होता है जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं, जो ओवरहेड बड़ी बड़ी पावर लाइन जाती है ना, उससे ये टकराते हैं, उससे उसकी चपेट में आते हैं, उनके जीवन पे खतरा आता है। तो ग्रासलैंड तेजी से एग्रीकल्चर लैंड में रूपांतरित हो रहे हैं, ये चिंता की बात है, चुनौती की बात है। और कैप्टिव ब्रीडिंग में हर अंडे को सफलता दर कम है, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे अंडे जो भी होंगे वो जीवित रह जाएंगे, वो चूजे स्वीकार कर लेंगे या उस माहौल में ढल के जीवन प्राप्त कर लेंगे, कुछ हद तक सफलता मिलती है। तो यहाँ पे राजस्थान में तो प्राथमिकता के आधार पे कुछ हमने पावर लाइंस को अंडरग्राउंड किया है, लेकिन अभी भी पूरे देश में जहां जहां पे जीआईबी हैं वहां पे जरूरत है। तो क्योंकि हमारा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसे मजबूत करने में इनकी भूमिका है, तो ये होना जरूरी है। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं अगली बात पे, आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो आज की डेट में वीडियो देख रहे हैं, आज की तारीख में देख रहे हैं, तो उनके पास एक मौका है इस कोर्स को बाय करने का, जो बेसिक से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। बेसिक से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी शुरू कर रहे हैं और उनको 2028 में या 29 में यूपीएससी का एग्जाम देना है और एकदम चीजों को नींव से समझना है, हर सब्जेक्ट का बेसिक समझना है। और ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए, और कंप्लीट आंसर राइटिंग, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहिए। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। तो आप इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड दृष्टि अप्लाई करना है। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 पे कॉल कर दीजिए, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। या फिर मान लीजिए आपको ऑप्शनल कोर्स लेना है या प्रीलिम्स कोर्स लेना है, मेंस कोर्स लेना है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप ऐप में उसको जाके देख लीजिए, जो भी आपके काम का हो। जिस तरह से आप अपनी तैयारी का साथी दृष्टि आय इसको बनाते हैं ना, चाहते हो वैसे बना लीजिए। इसी तरह से अन्य कई प्रोग्राम आएंगे जिससे हमारे और आपकी मुलाकात होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने इसी तरह से हमारी और आपकी चर्चा कुछ मासिक करंट अफेयर संग्रह पर हो, जो कि दृष्टि मैगजीन की हो, तो वो दृष्टि मैगजीन आपके लिए नोट का काम करेगी और उस पर हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। तो यानी कि आपके लिए नोट्स बने बनाए हो जाएंगे और उस पर चर्चा भी हो जाएगी, तो आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप इस बात से सहमत हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।